आज हम बात करेंगे सुपर बग के बारे में। सुपर बग या फिर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट AMR, अमर अमर क्या है इसके बारे में बात करेंगे। WHO ने भी बहुत बार इसके रिगार्डिंग जो है वो गाइडलाइन लॉन्च की हुई है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो सुपर बग है SB या फिर AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट ये है। ये जो AMR है वो अपने नाम के ही तरह अमर है। अमर यानी कि जिसको मारना बहुत ही मुश्किल है। जैसे कि महाभारत के अंदर भीष्म जो है उसके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर भी है कि जो बहुत अमर थे, जैसे कि परशुराम, जैसे कि द्रोणाचार्य का जो पुत्र था अश्वत्थामा, वो सब क्या थे, अमर थे, मतलब कि जिनको जो कभी मार नहीं सकते। तो इसी तरीके से जो AMR है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, वो भी अपने नाम की तरह एक तरीके से अमर है। एक्चुअली तो अमर नहीं है, लेकिन उनको मारना बहुत ही मुश्किल है। तो क्या है वो सब समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप समझिए कि माइक्रोब्स क्या रहता है। तो माइक्रोब्स जो है वो बहुत बड़ी टर्म है, अम्ब्रेला टर्म है। जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन सबको माइक्रोब्स बोले जाते हैं। जिसके अंदर ज़्यादातर बैक्टीरिया या फिर वायरस या फिर जो प्रजीव हम जिसे बोलते हैं वो, मतलब कि ऐसे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो हाँ, ऐसे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उन सबको हम क्या बोल देते हैं, उन सबको हम माइक्रोब्स बोलते हैं। लेकिन इसमें ज़्यादा फेमस कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया और वायरस, ये दोनों जो है वो फेमस है। अभी बैक्टीरिया और वायरस, इन दोनों में भी क्या होते हैं, ये जितनी भी स्पीसीज, ये जितनी भी प्रजाति होती है, तो इसमें भी क्या होती है, कुछ ऐसी होती है जो हमारे काम की होती है, जो हमारे लिए पॉजिटिव यानी कि बेनिफिट, फ़ायदे का काम करती है। जबकि कुछ ऐसी होती है जो हमारे लिए नेगेटिव, नुकसान का काम करती है। जैसे कि अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, तो जब हम दूध में से दही बनाते हैं, तो वो भी एक बैक्टीरिया की वजह से ही होते हैं। लैक्टोज नाम के जो बैक्टीरिया होते हैं, उनकी वजह से दूध में से दही बनता है। तो यह हमारे लिए क्या करता है, फ़ायदा करता है। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया, वायरस यानी कि माइक्रोब्स होते हैं जो हमें नुकसान करते हैं, जो हमारे शरीर को कष्ट पहुँचाते हैं, हमें डिसीज़, रोग देने का काम करते हैं। तो वो हमारे लिए क्या रहते हैं, नेगेटिव, नकारात्मक, नुकसानकारक बैक्टीरिया या फिर माइक्रोब्स, वायरस रहते हैं। अभी हम यहाँ पर नकारात्मक, जो हमें नुकसान करने का, जो हमें रोग पहुँचाने का कार्य करते हैं, उसी की हम बात करेंगे। तो अगर मान लो कि बैक्टीरिया के द्वारा हमारे अंदर कोई संक्रमण हुआ है, बैक्टीरिया के द्वारा हमारे शरीर के अंदर कोई बीमारी आ गई है, तो उससे लड़ने के लिए हम क्या करेंगे। तो उससे लड़ने के लिए जो है वो जो डॉक्टर है वो हमें क्या देंगे, एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन देंगे। एंटी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के सामने जो लड़ सके ऐसी कोई दवाइयाँ देंगे, जिसे बोलते हैं एंटी बैक्टीरियल। मान लो कि कोई जो है वो वायरस के द्वारा हमारे शरीर के ऊपर हमला हुआ है, वायरस के वजह से हमारे शरीर के अंदर बीमारी की कोई संक्रमण हो गई है, तो डॉक्टर क्या देंगे, तो डॉक्टर जो है वो हमें एंटीवायरल मेडिसिन, एंटीवायरल जो वैक्सीन देंगे, या फिर वैक्सीन ज़्यादातर ये जो वायरस के खिलाफ ही दी जाती है। मतलब कि वायरस होगा तो क्या देंगे, एंटीवायरस, यानी कि एंटीवायरल ट्रीटमेंट जो है वो देंगे। बैक्टीरिया के सामने एंटीबायोटिक, वायरस के सामने एंटी वायरल, इस प्रकार की ट्रीटमेंट जो है वो चलती है। आपने अपने कंप्यूटर के अंदर भी हम देखते हैं कि क्या होता है कि हम उसके अंदर एंटीवायरस इंस्टॉल करवाते हैं, जैसे कि अवास्ट है या फिर अलग अलग प्रकार के जो है वो एंटीवायरस आते हैं। तो एंटीवायरस हम क्यों डलवाते हैं, वो हम इसलिए डलवाते हैं कि वो क्या करेगा, हमारे कंप्यूटर के अंदर कोई भी मान लो कि वायरस जो है वो अंदर घुसने की कोशिश करेगा, वो हमारे कंप्यूटर के ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा, अटैक करने की कोशिश करेगा, तो जो ये एंटीवायरस होगा वो उससे क्या करेगा, प्रोटेक्शन करेगा, उसका संरक्षण करेगा। तो इसी तरीके से ये एंटीवायरस, एंटी बैक्टीरियल ट्रीटमेंट काम करती है। किस तरीके से काम करती है वो थोड़ा हम समझते हैं। मान लो कि यह हमारा शरीर है, तो हमारे शरीर के अंदर कोई बैक्टीरिया है, उसने अटैक कर दिया। तो फिर बैक्टीरिया ने अटैक किया, वो बैक्टीरिया मान लो कि हमारी जो स्किन, हमारी जो चमड़ी है, उसके हमारे अंदर घुस गया। स्किन के मार्फत से कहाँ चला गया, ब्लड के अंदर चला गया। ब्लड के मार्फत से कहाँ चला गया, पूरे के पूरे ऑर्गन में चला गया, टिश्यू में चला गया। मतलब कि ऐसे करके करके पूरे बॉडी में फैल गया। तो इससे क्या होगा, पूरे बॉडी में इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फेक्शन। तो मतलब कि धीरे धीरे करके ये हमारी बॉडी को खा जाने का काम, बॉडी को ख़त्म करने का काम, डैमेज करने का काम करेगा। धीरे धीरे स्किन से लेके ब्लड में, टिश्यू में, ऑर्गन में, पूरे शरीर में, पूरे बॉडी में घुस गया है बैक्टीरिया। सबसे पहले बैक्टीरिया जो है वो क्या करता है, तो हमारी जो इम्यून सिस्टम होती है, इम्यून सिस्टम यानी कि हमारी जो रोग प्रतिकारक शक्ति होती है, उसको अटैक करता है। अभी ये जो इम्यून सिस्टम क्या है वो समझते हैं। इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिकारक शक्ति। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो इम्यून सिस्टम है, ये या फिर ये जो इम्यूनिटी है, वो हमारे शरीर के सोल्जर है, हमारे शरीर के सोल्जर, यानी कि हमारे शरीर के जो है वो सैनिक है, हमारे शरीर के अंदर लड़ने वाले, लड़वैया, योद्धा है। एक तरीके से क्या है, योद्धा है। ये जो योद्धा है वो क्या काम करते हैं, जो काम बॉर्डर पे हमारी जो आर्मी करती है ना, वही काम ये जो इम्यूनिटी या फिर इम्यून सिस्टम है वो हमारे शरीर के लिए करते हैं।
बॉर्डर के ऊपर आर्मी क्या करती है, तो बॉर्डर के ऊपर आर्मी जो है वो इंट्रूडर, घुसनखोर, आतंकवादी, बाहर से कोई भी अगर हमलाखोर आते हैं तो उसको क्या है, बाहर खदेड़ने का काम करती है, उसको अंदर नहीं आने देती है। तो उसी तरीके से जो इम्यूनिटी है, इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिकारक शक्ति है, वो क्या करती है, बाहर से कोई भी हमला करने को आता है, बाहर से कोई भी माइक्रोब आता है, बैक्टीरिया आता है, वायरस आता है, प्रोटोजिया आता है, कोई भी आता है, तो इनके सामने क्या करता है, इनके सामने लड़ने का काम करती है और यह उसको हरा देता है। अगर आपकी इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम, आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति स्ट्रांग है तो क्या होगा, वो बाहर से आने वाले बैक्टीरिया को हरा देगा, बाहर से आने वाले बैक्टीरिया को हरा देगा और आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी। लेकिन अगर मान लो कि आपकी इम्यून सिस्टम जो है, इम्यूनिटी जो है वो वीक है, तो वो जो बाहर से आने वाला बैक्टीरिया या फिर वायरस है उसको हरा नहीं पाएगा और हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो क्या होगी, वो हार जाएगी। तो बैक्टीरिया जो है वो आपके शरीर के अंदर घुस जाएगा। तो क्या होगा, इससे क्या होगा, अभी आप समझिए, ये आपका बॉडी है, इसके अंदर आपकी इम्यून सिस्टम है, बाहर से बैक्टीरिया जो है वो आ रहा है, बैक्टीरिया और ये जो इम्यूनिटी है, इम्यून सिस्टम, इन दोनों की लड़ाई होती है। तो इन दोनों लड़ाई में ये जो हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो हार जाती है। वो हारने के दो रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न कि इम्यून सिस्टम जो है वो वीक है, या दूसरा रीज़न यह भी हो सकता है कि यह जो बैक्टीरिया है वह बहुत ही पावरफुल है, या फिर ऐसा भी हो सकता है यह बैक्टीरिया है, इसके पास कोई ऐसी पावर है जिसको यह इम्यून सिस्टम जो है उसका तोड़ जो है वो इसके पास नहीं है। मतलब कि ये जो बैक्टीरिया को है वो बहुत ही पावरफुल है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर घुस जाएगा और एक बार यह हमारे शरीर के अंदर घुस गया तो फिर क्या होगा कि यह डैमेज करना शुरू कर देगा। तो उसके बाद हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करेंगे, डॉक्टर का काम क्या होगा, डॉक्टर को पता चल जाएगा कि भाई ये एक्स नाम का कोई बैक्टीरिया है वो हमारे शरीर के अंदर घुस गया है, तो इस बैक्टीरिया को नाश करना पड़ेगा, इस बैक्टीरिया को किल करना पड़ेगा। तो इस बैक्टीरिया को किल करने के लिए क्या देंगे, इस बैक्टीरिया को किल करने के लिए ये एंटीबायोटिक देंगे। ये जो एंटीबायोटिक होगी वो क्या करेगी, एंटीबायोटिक जो है ना वो बैक्टीरिया को किल करने का कार्य करेगी। तो यह मतलब कि आप पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो समझ गए होंगे। अभी हम आगे समझते हैं कि इसमें पूरा स्ट्रक्चर क्या है, इसमें ये जो सुपर बग क्या है या फिर ये सब किस तरीके से काम करते हैं, तो अभी समझते हैं। अगर सबसे पुरानी जो प्राचीन समय में अगर हम बात करें, ज़्यादातर जो है वो बैक्टीरिया का ही इन्फेक्शन होता है और बैक्टीरिया का इन्फेक्शन के सामने हम एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं हम, यानी कि डॉक्टर एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन देते हैं ताकि क्या होगा, वो बैक्टीरिया को किल कर देगा और हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ हो जाएगा। तो प्राचीन समय में ऐसा नहीं होता था। प्राचीन समय में आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग जो है वो, हमारा जो डेथ रेट है वो ज़्यादा था। क्यों, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो उसकी इम्यूनिटी वीक होने के कारण वह मर जाते थे। लेकिन फिर क्या हो, 1944 की बात है। 1944 में पहली बार जो है वो पेनिसिलिन नाम की जो ड्रग है, पेनिसिलिन नाम का जो ड्रग है उसकी खोज की गई। ये पेनिसिलिन क्या था, तो ये पेनिसिलिन जो है वो एक तरीके से एंटीबायोटिक था। एंटीबायोटिक हम जिसे बोलते हैं, मतलब कि वो बैक्टीरिया को किल करने का काम करता था। पेनिसिलिन नाम का ड्रग क्या करता था, तो कि बैक्टीरिया को किल करने का काम करता था। तो इससे क्या हुआ कि मेडिकल फील्ड जो थी उसके अंदर एक तरीके से यह रिवॉल्यूशन था। क्यों, उससे क्या हुआ कि डेथ रेट जो है वो बहुत ही कम आ गया। क्यों, क्योंकि जो यह किसी के बॉडी के ऊपर मान लो कि बैक्टीरिया ने हमला अटैक कर दिया है तो उसको एंटीबायोटिक दी जाती थी और वो जो एंटीबायोटिक है वो उस बैक्टीरिया को किल करने का काम कर देती थी और उसका काम हो जाता था। मतलब कि यह एंटीबायोटिक बहुत ही कारगर हुई। यह पूरी की पूरी बात कब हुई, 1944 के अंदर। लेकिन उसके 2 साल के बाद ही 1946 के अंदर क्या हुआ, 1946 के अंदर क्या हुआ कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे उन्होंने इस पेनिसिलिन के सामने लड़ना सीख लिया। अभी पूरी की पूरी बात क्या है, आप यहाँ पर समझो कि आप एक इंसान, 2 योद्धा है, एक तलवार से लड़ रहा है, दूसरा भी तलवार से लड़ रहा है, तो क्या होगा, कौन जीतेगा वो कह नहीं सकते। लेकिन मान लो कि एक इंसान जो है वो तलवार से लड़ रहा है और दूसरा जो है वो गन से लड़ रहा है, तो कौन जीतेगा, गन वाला जीतेगा। दूसरा मान लो कि न्यूक्लियर बॉम्ब से लड़ रहा है, तो कौन जीतेगा, न्यूक्लियर बॉम्ब। मतलब कि कई बार क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। तो वह किस तरीके से पावरफुल होते हैं वो हम समझते हैं। तो मान लो कि कोई एक ए नाम का इंसान है, मान लो कि एंथनी नाम का इंसान है, तो एंथनी नाम का इंसान है, इसको 1944 के अंदर सबसे पहले क्या दिया, पेनिसिलिन दी, पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन दी तो इससे क्या हुआ, पेनिसिलिन देने के बाद मान लो कि इसके अंदर 10 बैक्टीरिया जो है वो अंदर घुस गए थे, उसके अंदर 10 बैक्टीरिया। तो पेनिसिलिन लेने के बाद क्या हुआ कि 9 बैक्टीरिया जो थे, 9 बैक्टीरिया वो मर गए, लेकिन एक बैक्टीरिया अभी भी जीवित है, एक बैक्टीरिया अभी भी जीवित है। तो एक बैक्टीरिया अभी भी जीवित है, तो यह क्या होगा, यह बैक्टीरिया बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। इस बैक्टीरिया
के पास ऐसी पावर आ जाएगी या फिर यह अपने आप को इस तरीके से ढाल देगा उस वातावरण के अंदर, उस एनवायरनमेंट के अंदर, कि वह पेनिसिलिन का सामना कर सके। फिर पेनिसिलिन जो है वो इस एक बैक्टीरिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पेनिसिलिन इस एक बैक्टीरिया को नहीं मार सकती। तो फिर ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा? ऐसे केस में जो पेनिसिलिन से ऊपर का ड्रग है, इससे हाई लेवल का ड्रग है, वो इसको देना पड़ेगा, मतलब कि वो इसको मार नहीं पाएगा। तो 1944 में पहली बार जो है वो पेनिसिलिन नाम का ड्रग की डिस्कवरी, शोध हुई, जिसे हम एंटीबायोटिक बोलते हैं। लेकिन उसके 2 साल के बाद ही 1946 में हमें पता चला कि लंदन के अंदर कुछ ऐसे दर्दी है, कुछ बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं कि जिसके ऊपर यह पेनिसिलिन जो है वो काम ही नहीं कर रहा है। क्यों? तब पता चला कि पेनिसिलिन इनके ऊपर काम नहीं कर रहा है क्योंकि इनके अंदर जो बैक्टीरिया है, उन बैक्टीरिया ने पेनिसिलिन के सामने लड़ना सीख लिया है। मतलब कि अभी यह बैक्टीरिया जो है वो इतने पावरफुल हो गए हैं कि पेनिसिलिन उनके ऊपर काम नहीं कर रहे। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा? ऐसे में पेनिसिलिन से ज़्यादा पावर वाली, ज़्यादा डोसेज वाली, ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा शक्ति वाली ड्रग जो है वो हमें देना पड़ेगा। अभी यहाँ पर हम थोड़े ड्रग की बात करते हैं, लेकिन उसके पहले अभी हम समझ लेते हैं कि यह जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, उसी को जो है वो हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहते हैं। मतलब कि जो एंटी माइक्रोबियल है, एंटी माइक्रोबियल, वह रेजिस्ट करना शुरू कर देते हैं। मतलब कि हमारे शरीर के अंदर कोई बैक्टीरिया घुस गया है, ए नाम का बैक्टीरिया घुस गया, तो उसको मारने के लिए मान लो कि बी नाम की एंटीबायोटिक चाहिए, मान लो कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक चाहिए, तो हम पेनिसिलिन जो है वो खाते हैं। लेकिन फिर भी यह ए नाम का बैक्टीरिया मरता नहीं है। क्यों नहीं मरता है? क्योंकि अभी यह सीख गया है कि इसके सामने कैसे लड़ना है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? AMR, मतलब कि वो बैक्टीरिया अमर हो गए हैं, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। हमारे शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया घुस गया है, तो उसको मारने के लिए जब हम उसको एंटी माइक्रोबियल देते हैं तो वो उसका क्या बोलते हैं? रेजिस्ट करता है, उसका सामना करता है, उसको उसका जो उसके सामने लड़ने की कोशिश करते हैं, और वह हम उसको नहीं हराते हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट। तो अगर डिफाइन करना है तो हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी परिस्थिति है कि जहाँ पर हमारे शरीर के अंदर कोई माइक्रोब, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया रोग लेकर आ जाता है, और उस रोग से बचने के लिए हम जब भी कोई एंटीबायोटिक या फिर एंटीवायरल ट्रीटमेंट, एंटीवायरल मेडिसिन लेते हैं, तो वह मेडिसिन इसके ऊपर काम नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि जो बैक्टीरिया या फिर जो वायरस है वह रेजिस्ट करता है, वह उस जो एंटीबायोटिक है, एंटी माइक्रोबियल है, उसको रेजिस्ट करता है, उसको पीछे धकेलता है, उसको जो है वो हराता है, उसको मतलब कि तलवार और गन जैसा मामला जो है वो समझ सकते हैं। तो इसी पूरी परिस्थिति को क्या बोलते हैं? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो अभी मैंने एक एग्जांपल में दिखाया था, मान लो कि आपके शरीर के अंदर 10 बैक्टीरिया घुस गए हैं और 10 बैक्टीरिया आपको पेनिसिलिन ले ली, और 10 उस पेनिसिलिन ने इस 10 में से 9 बैक्टीरिया को क्या है? किल कर दिया, मार दिया। लेकिन फिर भी अभी एक बैक्टीरिया बच गए। तो अभी यह जो एक बैक्टीरिया बचा हुआ है, यह कैसा होगा? यह पावरफुल होगा, शक्तिशाली होगा। तो इसी बैक्टीरिया, यही जो बैक्टीरिया है, वही आगे जाके जो है, जो एंटीबायोटिक या फिर एंटी माइक्रोबियल, एंटी मेडिसिन होती है, उसका क्या करता है? रेजिस्ट करता है, उसका प्रतिरोध करता है, उसका सामना करता है। तो इसी बैक्टीरिया या फिर इसी जो माइक्रोब होता है, उसी को वैज्ञानिकों, साइंटिस्ट ने नाम दिया है सुपर बग। अभी हमने पूरा का पूरा दोनों कॉन्सेप्ट समझ लिया कि एंटी माइक्रोबियल क्या है और सुपर बग क्या है। तो सुपर बग क्या है? सुपर बग एक ऐसा बग है, एक ऐसा जीवाणु है, एक ऐसा कीटक है, ऐसा बैक्टीरिया या फिर ऐसा वायरस, एक ऐसा माइक्रोब है, एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो हमारे शरीर के अंदर घुस गया है, लेकिन उसके सामने लड़ने की कोई भी तकनीक हमारे पास नहीं है। उसको कैसे मारा जाए, उसके लिए कौन सी एंटीबायोटिक यूज़ की जाए, उसके खिलाफ कौन सी एंटीवायरल ट्रीटमेंट यूज़ की जाए, उसके सामने कौन सी मेडिसिन का प्रयोग किया जाए, उसके बारे में हम जानते नहीं है। साइंटिस्ट ने ऐसी कोई मेडिसिन ढूंढी नहीं है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? सुपर बग बोलते हैं। तो यह पूरा का पूरा हम क्यों चर्चा करें? तो जब कोरोना आया था, तो कोरोना भी एक इसी तरीके का सुपर बग था। जब कोरोना आया था, SARS सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यह उस वायरस का नाम है, SARS-CoV-2। तो जब यह वायरस आया था, तब हमारे पास इससे लड़ने की कोई दवाई ही नहीं थी। मतलब कि समझिए आप कि कोई ऐसी बीमारी आ जाती है जिसके सामने लड़ने की हमारे पास दवा ही नहीं होती है। जब कोविड आया था, तब हमारे पास उसकी कोई दवाई नहीं थी। तो आप सोच रहे होंगे, तो डॉक्टर तो लाखों करोड़ों रुपये लेकर ट्रीटमेंट कर रहे थे, ऐसा क्यों? तो तब जो है वो डॉक्टर क्या कर रहे थे? डॉक्टर कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रहे थे। डॉक्टर जो है वो आपके सिम्टम्स ट्रीट कर रहे थे। मतलब कि कोई इंसान जो है वो कोविड के अंदर जितने भी सिम्टम्स होते हैं, नाक बहना, छींक आना, हेडेक होना, शरीर दुखना, तो यह अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, उन सब की सिर्फ ट्रीटमेंट करते हैं। उन सब के रिलेटेड, मतलब कि आप 5 सिम्टम्स उनको बोलते हैं, तो वह 5 अलग अलग प्रकार की मेडिसिन आपको दे देते। यह कोई भी आपकी डायग्नोसिस, आपकी ट्रीटमेंट, आपका जो बीमारी है उसका कोई इलाज करता नहीं था, सिर्फ सिम्टम को ट्रीट करते। लेकिन फिर बाद में हमने क्या किया? हमने कोविड की जो है वो
वैक्सीन बना ली, तो अभी वैक्सीन जो है वो अच्छे तरीके से काम करती है। लेकिन क्या होता है, यह जो बैक्टीरिया, वायरस, यह जो जितने भी माइक्रोब्स होते हैं वह म्यूटेट होते रहते हैं। म्यूटेट होने का मतलब क्या, सबसे पहले तो यह बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, इनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। तो यह लोग क्या करते हैं, यह एक है तो अभी कुछ ही सेकंड के अंदर यह अपनी ही कॉपी बनाते रहते हैं, अपनी अपनी क्या बनाते रहते हैं, रेप्लिका बनाते रहते हैं। मतलब कि कुछ ही सेकंड के अंदर यह डबल ट्रिपल होते रहते हैं। मतलब कि मान लो कि यह एक बैक्टीरिया, एक वायरस है, तो कुछ ही सेकंड के अंदर यह डबल ट्रिपल हो जाएंगे। तो जब वह अपनी ही कॉपी बनाते रहते हैं, जब वह अपनी ही रेप्लिका, अपनी ही प्रतिकृति बनाते रहते हैं, तब हर बार वह अपनी एक ही तरीके की कॉपी नहीं बनाते हैं। कई बार उसके अंदर क्या होता है, कई बार उसके अंदर डिफरेंस आ जाता है, कई बार उसके उसके जो डीएनए, उसका जो आरएनए, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसके अंदर डिफरेंस आ जाता है। तो जो डिफरेंस आ जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम म्यूटेशन बोलते हैं। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लो कि आप सिग्नेचर करते हैं, आप साइन करते हैं, आपकी साइन जो है वो यूनिक होगी। लेकिन अगर मान लो कि आपको बोला जाए कि आपको 100 बार साइन करनी है, तो क्या आप 100 बार साइन करेंगे? तो क्या आप हर बार एक ही तरीके की साइन करेंगे? तो कि नहीं, हर बार एक ही तरीके की नहीं होगी, थोड़ा थोड़ा अलग होगा। तो बैक्टीरिया, वायरस, जो माइक्रोब्स जो है वो क्या करेंगे, जब भी अपने आप को रेप्लिका करते हैं, जब भी अपने आप की कॉपी करता है, कॉपी एंड पेस्ट करता रहता है, तो हर बार जो नया बैक्टीरिया, नया वायरस जो बनेगा वो एग्जैक्ट पुराने की तरह ही नहीं होगा, बल्कि उनके अंदर, उनके डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ा बहुत फेरफार होगा। तो अभी आप समझिए, मान लो कि हमने कोई, सबसे पहले कोविड एक पेशेंट के अंदर चला गया है, एक बैक्टीरिया है, वायरस है, कोविड नाम का वायरस है, तो वो चला गया है अंदर, तो उसके खिलाफ हमने वैक्सीन बना ली। लेकिन यह जो कोविड वायरस है, तो उसने मान लो कि रेप्लिका बना के, कॉपी पेस्ट करके अपनी जो प्रतिकृति बना के जो नया वायरस बन गया है, नया वायरस तो म्यूटेट हो गया है, तो म्यूटेट होते तो हमने जो दवाई बनाई है वो तो यह जो पुराना वाला था उसके ऊपर चलती है। जो अभी नया आ गया है, नया जो म्यूटेट होकर नया आ गया है, उसके ऊपर हमारी दवाई जो है वो चलती नहीं है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम सुपर बग बोलते हैं। जिस तरीके से हमारा ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है, जैसे कि बंदर में बड़े होते होते हम जो इवोल्व होते होते हमारी जो, मैंने बोला कि प्राचीन समय में हमारी इतनी इम्यूनिटी नहीं होती थी, धीरे धीरे हमारी इम्यूनिटी क्या हो गई, स्ट्रांग हो गई। तो उसी तरीके से ये जो बैक्टीरिया रहते हैं, वायरस रहते हैं, माइक्रोब्स रहते हैं, उनकी भी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती रहती है, वो भी अपना, उसका भी इवोल्यूशन होता रहता है और वो भी इसी तरीके से जो है वो सीखते रहते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर हम यह भी समझ सकते हैं कि ह्यूमन, मनुष्य जो है, मनुष्य वो तो इस पृथ्वी के ऊपर, यहाँ पर चलो समझते, यह जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर पहले कौन आया? मनुष्य। ह्यूमन जो है वो वह पहले आया कि यह जो बैक्टीरिया, वायरस, जो माइक्रोब्स है वह पहले है? तो इसका जवाब है ह्यूमन पहले नहीं आया है। पहले जो है यह सब बैक्टीरिया जो है वो पहले आए हैं, यह जो माइक्रोब्स है जो है वो पहले आए। मतलब कि इसका मतलब यह है कि पृथ्वी में रहने के लिए जो है वो हमसे ज़्यादा एडवांस है, हमसे ज़्यादा एडप्ट हो सकते हैं, हमसे ज़्यादा जो है वो, हमसे ज़्यादा अच्छी तरीके से जो है वो पृथ्वी के साथ, एनवायरनमेंट के साथ, पर्यावरण के साथ, जंगल के साथ, अन्य जो स्पीसीज है उनके साथ वह अच्छे तरीके से एडप्ट कर सकते हैं और उनका सामना कर सकते हैं। तो यह भी एक कारण है कि यह सुपर बग जो है वो तैयार हो जाता है। अभी ब्रिटेन के अंदर एक टास्क फोर्स है, उस टास्क फोर्स ने एक ऐसा ऐलान किया है कि अभी ये जो कोविड नाम की जो महामारी, पेंडेमिक आई थी, यह पेंडेमिक तो कुछ भी नहीं है। अभी आने वाले 2, 3, 5, 10 साल के अंदर एक महामारी, दूसरी एक पेंडेमिक आने वाली है। और यह जो पेंडेमिक है यह सुपर बग के कारण आने वाली है। और इसका नाम जो है उन्होंने क्या दिया है, एक्स दिया है, एक्स, या फिर इसको कई बार टी बोल दिया जाता है, टॉ बोल दिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर इसका नाम एक्स है। मतलब कि नाम डिफाइन नहीं हुए, इसीलिए उन्होंने इसको क्या बोल दिया है, एक्स। और एक्स सिंड्रोम नाम की बीमारी आएगी, एक्स सिंड्रोम नाम की जो है वो सुपर बग पेंडेमिक जो है वो आएगी, और इससे जो है करोड़ों लोगों की जो है वो जान जाने की शक्यता है। कुछ साइंटिस्ट यहाँ पर यह भी बोलते हैं, आपने देखा होगा कि कोविड के दरमियान बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई, तो कुछ साइंटिस्ट का ऐसा बोलते हैं कि नेचर, कुदरत के अंदर खुद को ही जो है वो बैलेंस करने की शक्यता है। मतलब कि कई बार जो है वो पॉपुलेशन ज़्यादा बहुत हो जाती है, तो नेचर जो है, कुदरत जो है, वह अपने आप ही बैलेंस प्राप्त करने की कोशिश करती है, और इसीलिए जो है वो एक पेंडेमिक या फिर इस तरीके से लाकर आती है और होलसेल में सभी लोगों को मार देती है। आप यहाँ पर देखेंगे तो हर बार जो है वो हर 100 साल के अंदर एक पेंडेमिक आता है। 2019 के अंदर ये जो कोविड जो है वो आया था, उसी के पहले अगर बोले तो 1999 उस दरमियान एक प्लेग नाम का जो है वो पेंडेमिक आ गया था। उसके पहले अगर 1819 के अंदर देखें तो तब भी एक पेंडेमिक आया था जिसे हम बोलते हैं कोलेरा या फिर उस प्रकार का। उससे पहले अगर 1790 के अंदर देखें तो तब भी एक पेंडेमिक आया था। मतलब कि हर 100 साल के अंदर एक न एक पेंडेमिक आ जाता है। लेकिन अभी साइंटिस्ट, मेडिकल फील्ड के अंदर लोग यह बोल रहे हैं कि अभी नेक्स्ट पेंडेमिक जो आएगा उसके अंदर 5-10 लाख लोगों की अचानक ही जो है
वो मृत्यु हो जाएगी और वह एक तरीके का सुपर बग होगा, तो उसके सामने लड़ना जो है वो बहुत ही मुश्किल होने वाला है। अभी अगर एक्सपर्ट की बात करें तो कोविड-19 के लिए कौन सा वायरस था, तो कोविड को उसका जो वायरस का नाम जो है वो यह था SARS-CoV-2, SARS-CoV-2, यह उस वायरस का नाम था। तो यही जो वायरस है उस वायरस से भी खतरनाक 8-10 लाख वायरस जो है वो नए पाए गए हैं, जिसको हम सुपर बग की कैटेगरी में रख सकते हैं और इसके सामने लड़ना अभी तक किसी ने सीखा नहीं। WHO जो है उसने भी यह बताया है, WHO ने एक लिस्ट घोषित की है, उस लिस्ट के अंदर बोला है कि मेडिकल इमरजेंसी मनुष्य ह्यूमन रेस जो है, मनुष्य मानव जाति जो है उसके खिलाफ अगर सबसे खतरनाक कोई चीज़ है तो उस चीज़ के 10 लिस्ट उन्होंने WHO ने घोषित किया है। उस 10 लिस्ट के अंदर यह एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस और सुपर बग का भी उन्होंने लिस्ट में नाम बताया है कि यह भी एक ऐसी चीज़ है कि जो मानव जाति के लिए मेडिकल इमरजेंसी लेकर आएगी और यह बहुत ही खतरनाक है। अगर भारत के अंदर बात करें तो कई सारे जो नवजात शिशु रहते हैं, मतलब कि नए जन्मने वाले जो बच्चे रहते हैं, तो उसके अंदर देखते हैं कि हर साल भारत के अंदर 8 लाख ऐसे बच्चे जो है वो उनकी मौत हो जाती है। क्यों? यह सुपर बग की वजह से ही, क्योंकि उनके अंदर कोई ऐसा बैक्टीरिया रहता है कि जिनके ऊपर कोई भी दवाई काम नहीं करती और पूरे विश्व के अंदर भी यह सुपर बग के कारण जो है वो मरने वाले लोगों की संख्या दर ब दिन बढ़ती रहती है। अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका के अंदर भी कुछ डॉक्टर हैं, उन्होंने बोला कि 5 साल पहले तक ऐसा कोई सुपर बग न्यू बॉर्न बेबीज़ में नहीं देखा जाता था, लेकिन अभी लास्ट 5 ईयर से न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं उसके अंदर कुछ प्रकार के ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि जिनके ऊपर कोई भी एंटीबायोटिक एंटीवायरल मेडिसिन काम नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि उनके अंदर वह सुपर बग घुस गया होता है और वह एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का काम करते हैं। अभी यह एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस मनुष्य के शरीर के अंदर क्यों होता है वो भी हम थोड़ा समझते हैं। कई बार जो है वो क्या होता है कि हम खुद ही मेडिसिन जो है वो ले लेते हैं, हम खुद ही अपने आप से मेडिसिन ले लेते हैं। तो हम खुद अपने आप से ही मेडिसिन ले लेते हैं तो उससे क्या होता है, उससे जो बैक्टीरिया वो पूरी तरीके से मरते नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, कई बार क्या होता है कि हमें जो पूरा जो डोज दिया जाता है, मान लो कि हमें कुल टोटल 10 मेडिसिन दी गई है तो हम 10 मेडिसिन नहीं लेते हैं, सिर्फ 2-3 ही लेते हैं। तो 2-3 लेते हैं तो उससे क्या होता है, पूरा डोज कंप्लीट नहीं होता है, तो उससे क्या होता है, हम पूरे के पूरे बैक्टीरिया जो नहीं मरते हैं, सिर्फ 70% 80% ही मरते हैं और बाकी के जो है वो बच जाते हैं और बाकी के जो बचते हैं वो आगे जाके सुपर बग बन जाते हैं। तो मतलब कि इसीलिए बोला जाता है कि कभी भी जो है वो अपने आप ही मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, पहले डॉक्टर को डायग्नोस करके प्रिस्क्राइब करने के बाद ही लेनी चाहिए। दूसरा, इसीलिए यह भी बोला जाता है कि जब भी कोई मेडिसिन दी जाए तो पूरा का पूरा उसका कोर्स जो है वो पूरा करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम पूरा कोर्स नहीं करते, मान लो कि 10 मेडिसिन दी गई है और सिर्फ हम 3 ही लेते हैं, 3-4 ही लेते हैं, तो क्या होते हैं, 3-4 लेने से जितने भी, मान लो कि हमारे शरीर के अंदर 100 बैक्टीरिया है तो इसमें से क्या होगा, 70-80 बैक्टीरिया जो है वो मर जाएंगे, लेकिन फिर भी बाकी के जो 20 जो है वो बचे रह जाएंगे। ये 20 को मारने के लिए बाकी की 7 मेडिसिन लेनी थी, लेकिन वो हमने ली नहीं, तो यह 20 आगे जाके क्या हो जाएंगे, सुपर बग बन जाएंगे। अभी यहाँ पर हम थोड़ी बात करते हैं कि यह जो एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है या फिर ये एंटी मेडिसिन जो होती है वह किस तरीके से बनती है, तो उसका कोई खास है नहीं। सबसे पहले जो पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक मेडिसिन बनाई गई थी, लेकिन उसके बाद जितनी भी मेडिसिन बनाई गई है वो पेनिसिलिन नाम का जो ड्रग है उसी के ऊपर थोड़ा बहुत केमिकल चेंजेस करके, केमिकल डिफरेंट करके ही बनाई गई है। जैसे कि पेनिसिलिन के बाद क्या बनेगी, तो कि एम्पिसिलिन, क्लासिसिलिन, एमोक्सिलिन, ये सभी क्या है, तो यह सभी पेनिसिलिन का ही बेटर वर्जन है। मतलब कि इसके अंदर कोई नया केमिकल, नया ड्रग का उपयोग नहीं किया गया है, लेकिन पेनिसिलिन के अंदर ही थोड़ा बहुत केमिकल चेंजेस करके जो है वो बनाया गया है। तो मतलब कि यहाँ पर अगर हम देखें तो एक तरीके से जो हमारे पास जो दवाई और ड्रग है उसकी भी क्या है, शॉर्टेज है। हमारे पास पूरी की पूरी जो है इसके ऊपर इतना ज़्यादा रिसर्च जो है वो हुआ नहीं है। अगर हम पूरे विश्व के अंदर बात करें तो पूरे विश्व के अंदर जो है वो कितनी जो है वो एंटीबायोटिक है या फिर एंटी मेडिसिन जो सिर्फ 150 के आसपास ही जो है वो एंटीबायोटिक जो है वो मिलती है, 150 के आसपास। और यह 150 को बनाने के लिए जो है वो ड्रग कितने एंटीबायोटिक ड्रग जो है वो तो सिर्फ 15 के आसपास जो केमिकल है उसी के अंदर से बनता है। तो अगर मान लो कि 15 केमिकल के अंदर से 150 के आसपास एंटीबायोटिक मेडिसिन जो है वो बनती है,
अगर ये जो सुपर बग है या फिर ये जो बैक्टीरिया वायरस जो कोई भी माइक्रोब्स है, उन्होंने मान लो सिर्फ यह जो 15 केमिकल है, यह जो 15 केमिकल है, इसके सामने लड़ना सीख लिया, तो फिर यह 150 हमारे कुछ भी काम नहीं आएगी। मतलब कि तो फिर ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, AMR एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस करके वह क्या बन जाएगी, अमर बन जाएगी और वह सुपर बग बन जाएगी। क्योंकि टोटल तो हमारे पास 15 के ही ऐसे केमिकल है, उस केमिकल के अंदर से हम एंटी माइक्रोबियल जो एंटी मेडिसिन जो है, एंटीबायोटिक एंटी वायरल मेडिसिन बनाते हैं। अगर बैक्टीरिया ने इन 15 के सामने लड़ना सीख लिया तो समझो कि हमारा काम ख़त्म, फिर कोई भी मेडिसिन जो है वो काम नहीं कर। तो यहाँ पर मैंने आपको ये भी बता दिया कि 1944 में जब पहली बार फर्स्ट पेनिसिलिन बनेगी, उसके बाद 1946, उसके 2 साल के बाद ही जो बैक्टीरिया थे उन्होंने लड़ना सीख लिया पेनिसिलिन के सामने, और बहुत सारे पेशेंट के ऊपर पेनिसिलिन जो है वो वर्क नहीं कर रही थी। तो अभी तो 2023 के अंदर हम जी रहे, तो अभी तो बैक्टीरिया ने बहुत कुछ सीख लिया है, तो बहुत सारे जो एंटीबायोटिक होती है वो उसके ऊपर वर्क नहीं करती है। तो मतलब कि मेडिकल साइंस के लिए यह एक विचारने की ज़रूरत है कि अभी साइंटिस्ट लोगों को क्या करना पड़ेगा, नए से नए जो ये जो एंटीबायोटिक नई जो है वह बनानी पड़ेगी। अभी यहाँ पर हम दूसरी बात समझते हैं। मैंने बोला कि कई बार जो बैक्टीरिया होता है वह एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस दर्शा कर क्या बन जाता है, सुपर बग बन जाता है। सुपर बग यानी कि ऐसा बग कि जो जिसके सामने कोई भी दवाई काम नहीं करती है। क्यों? क्योंकि वह इतना पावरफुल हो गया, इतना शक्तिशाली हो गया कि अभी उसने सभी प्रकारों के सामने लड़ना सीख लिया है, तो वह सुपर बग बन गए। तो यह जितने भी माइक्रोब्स होते हैं तो उसके अंदर एक दूसरी सिस्टम भी रहती है, सिम्बायोटिक रिलेशन। इसके अंदर क्या होता है, मान लो कि कोई एक सुपर बग बन गया, मतलब कि कोई एक बैक्टीरिया है, उसने सबके सामने लड़ने की जो प्रक्रिया, विधि, टेक्निक, जो विधि जो है वो सीख ली। मान लो कि किसी के सामने लड़ने की उसके पास वह विद्या आ गई, तो वो क्या करता है, वो बैक्टीरिया दूसरे को भी सिखा देता है कि यह किस तरीके से होता है। मतलब कि अगर मान लो कि कोई एक बैक्टीरिया सुपर बग बन गया, तो यह दूसरे वायरस को भी सिखा देता है कि सुपर बग कैसे बनता है। ये लोग कैसे सिखाते हैं, तो इसके लिए ये जो जितने भी माइक्रोब्स होते हैं, जितने भी जीवाणु रहते हैं, तो उनके अंदर एक जनिन द्रव्य रहता है, एक इस प्रकार का जो है वो रहता है, उसको क्या बोलते हैं, उसका नाम है प्लाज्मिड नाम का जो जनीन होता है, प्लाज्मिड नाम का जीन उनके अंदर होता है। तो यह प्लाज्मिड के द्वारा यह एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो एनर्जी का ट्रांसफ़र करते हैं। और एक दूसरी चीज़ रहती है इन लोगों के पास, ट्रांसपोजेंस नाम का जो जीन रहता है, ट्रांसपोजेन। तो इन दोनों की मदद से जो है वो, अगर मान लो कि एक बैक्टीरिया जो है वो सुपर बग बन गया है, तो यह दूसरे को भी सिखा देगा, दूसरे माइक्रोब्स को भी सिखा देगा कि सुपर बग कैसे बनना है। जो बैक्टीरिया एंटी बैक्टीरियल जो ट्रीटमेंट है उसके सामने लड़ने की प्रक्रिया जो है वो कैसे प्राप्त करनी। तो यह पूरा का पूरा टॉपिक था।